हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है रीति काल की रीतिबद्ध श्रेणी, जिसका पार्ट 1 हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मैं सभी श्रेणियों के हिसाब से अलग अलग पार्ट बनाऊंगी। ठीक है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो फोकस कीजिए, बस क्वेश्चन का सीक्वेंस वही रहेगा, बस पार्ट अलग अलग होंगे। ठीक है, तो हमारा आज का विषय है रीति काल की रीतिबद्ध श्रेणी। प्रश्न 55 देखते हैं। रीति काल की रीतिबद्ध श्रेणी में किन कवियों को स्थान दिया गया है? तो दोस्तों, रीति काल की रीतिबद्ध श्रेणी में संस्कृत अलंकार शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर हिंदी में काव्य रचना करने वाले कवियों को स्थान दिया गया है। फिर से सुनिए, संस्कृत अलंकार शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर हिंदी में काव्य रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध श्रेणी कहा गया है। रीतिबद्ध यानी कि ये क्या है कि इन्होंने कुछ नया नहीं किया, ये अपनी पिछली परंपरा से जुड़े हुए हैं। यानी संस्कृत अलंकार शास्त्र और काव्य शास्त्र की जो निश्चित परंपरा चली आ रही थी, उसी को इन्होंने अपनाया और हिंदी में, ध्यान रखिए, संस्कृत अलग भाषा है और हिंदी अलग भाषा है। ठीक है, तो हिंदी में काव्य रचना करने वाले कवि कहलाए। ठीक है, और इन्हीं कवियों को क्या कहा गया? रीतिबद्ध कवि कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट ही लोग नहीं समझ पाते, स्टूडेंट नहीं समझ पाते और कंफ्यूजन में रह जाते हैं और अपने प्रश्नों के गलत उत्तर देकर आ जाते हैं। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप बात किसकी कर रहे हैं। ठीक है, किस कवि की बात की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 ध्यान दीजिए। रीति काल की रीतिबद्ध श्रेणी के कवि कौन से हैं? तो दोस्तों, रीति काल की रीतिबद्ध श्रेणी के कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, मुबारक बिलग्रामी, ये एक ही हैं। जान, जिनका नाम है नियामत खां भी कहते हैं। ठीक है, तोश कवि, यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, याकूब खां, पद्माकर, सुरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दूल्हे, ग्वाल, प्रताप शाही। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? रीतिबद्ध श्रेणी के कवि हैं। फिर से सुन लीजिए, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, मुबारक बिलग्रामी, जान, जिसे हम नियामत खां भी कहते हैं, तोस, यशवंत सिंह भी मिलेगा आपको, कहीं कहीं आपको जसवंत सिंह भी मिलेगा। जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है वो जसवंत सिंह इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, चीज़ें क्लियर करके चलो एकदम। ठीक, भूषण, कुलपति मिश्र, याकूब खां, पद्माकर, सुरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दूल्हे, ग्वाल, प्रताप शाही आदि, ये सभी कौन हैं? ये सभी रीतिबद्ध श्रेणी के कवि हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कुछ नाम तो अभी याद हो गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 57 ध्यान दीजिए। काव्य शास्त्र को जन भाषा द्वार जन सामान्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किन्होंने किया है? तो दोस्तों, रीतिबद्ध कवियों ने काव्य शास्त्र को जन भाषा द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया है। अब ये जन भाषा से क्या अभिप्राय है? यानी कि लोक भाषा। ठीक है, यानी कि संस्कृत भाषा हर किसी के समझ में आने वाली भाषा नहीं थी, उसका हिंदी में रूपांतरण कर, ठीक है, किसका? काव्य शास्त्र का, और लोगों तक पहुंचाने का काम किया था किसने? रीतिबद्ध कवियों ने। ठीक है, तो यही इसकी खास बात है, इसीलिए आप इसको पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 58।
विषय की दृष्टि से रीतिबद्ध कवि, विषय की दृष्टि से रीतिबद्ध कवि कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों 4 प्रकार के। विषय की दृष्टि से रीतिबद्ध कवि 4 प्रकार के हैं। देखते हैं कौन से। प्रश्न संख्या 49, विषय की दृष्टि से 4 प्रकार के रीतिबद्ध कवि कौन से हैं? तो दोस्तों सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक, छंद निरूपक। ठीक है, इन सब में आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि निरूपक सभी में कॉमन है। ठीक है, तो निरूपक शब्द तो आपको याद करना ही करना है रीतिबद्ध कवियों के लिए। इसके साथ आपको 4 विषय और याद करने हैं। कौन कौन से? सर्वांग, रस, अलंकार और छंद। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि विषय की दृष्टि से 4 प्रकार के रीतिबद्ध कवि जो हैं वो कौन कौन से हैं? सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और छंद निरूपक कवि। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम सर्वांग निरूपक ग्रंथ, यानी कि जिन 4 विषयों के बारे में अभी हमने चर्चा की उसमें से पहला विषय कौन सा था? सर्वांग निरूपक। ठीक है, तो उसी के संबंध में जो ग्रंथ हैं अब हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 60। अधिकांश सर्वांग निरूपक ग्रंथ किन ग्रंथों पर आधारित हैं? तो दोस्तों ज्यादातर जो सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं वो मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण पर आधारित हैं। फिर से सुनिए, मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण पर आधारित हैं। इसी में दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि मम्मट की रचना कौन सी है? तो दोस्तों आप बताएंगे कि मम्मट की सर्वांग निरूपक रचना है काव्य प्रकाश। यहीं आप विश्वनाथ को भी बता सकते हैं कि विश्वनाथ की सर्वांग निरूपक रचना है साहित्य दर्पण। तो देखिए एक प्रश्न में कितने प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है ना, तो चीज़ों को डीपली पढ़िए और अपने लिए पढ़िए। आप किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो आप उधार वाली पढ़ाई मत कीजिए। ठीक है, अपने लिए पढ़िए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, फिर पेपर चाहे कैसा भी आए आप डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक, निश्चिंत होकर अपना एग्जाम देकर आएं। ठीक, प्रश्न संख्या 61। तो अभी हमने 60वां प्रश्न देखा जिसमें हमने देखा कि अधिकांश सर्वांग निरूपक ग्रंथ जो हैं वो मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण पर आधारित हैं। अब हम प्रश्न 61 देखेंगे जिसमें हम चिंतामणि कृत सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि चिंतामणि कृत सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों कवि कल्पत्रु चिंतामणि का ग्रंथ है, पहली बात। और दूसरी बात कि यह सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि एक ही प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 62। ध्यान दीजिए, देवकृत कवि देवकृत सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों शब्द रसायन देवकृत सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, जिसे हम रस रसायन भी कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 63। भिखारी दास कृत सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों काव्य निर्णय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, DSSB में भी पूछा गया है और नेट में तो भरा ही पड़ा है। ठीक है, जोड़ मिलाने वाले जो प्रश्न आते हैं, सुमेलित कीजिए वाले प्रश्नों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये पढ़ना पड़ रहा है। आगे देखते हैं, तो काव्य निर्णय कैसा है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ है और किसका है? भिखारी दास का। प्रश्न संख्या 64। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 64। सोमनाथ कृत सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों सोमनाथ कृत सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस पीयूष निधि है। रस पीयूष निधि सर्वांग निरूपक ग्रंथ है और यह सोमनाथ की कृति है। प्रश्न संख्या 65। जनराज कृत सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों जनराज कृत सर्वांग निरूपक ग्रंथ है कविता रस विनोद। आपसे ये पूछा जाएगा कि कविता रस विनोद कैसा ग्रंथ है, तो आप बताएंगे सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। और किसका है? तो जनराज का है। ठीक है, ध्यान रखिए, जनराज का कविता रस विनोद।
प्रश्न संख्या 66, ध्यान दीजिए। केशव दास का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों केशव दास का जन्म 1560 ईस्वी में हुआ। 1560 ईस्वी में हुआ। किसका जन्म? केशव दास का। ठीक है, और विक्रम संवत निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 57 वर्ष को जोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 67, केशव दास की कौन सी रचनाएं काव्य शास्त्र की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं? तो दोस्तों केशव दास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख और छंदमाला काव्य शास्त्र की दृष्टि से उल्लेखनीय रचनाएं हैं। फिर से सुनिए, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख और छंदमाला केशव दास की काव्य शास्त्र की दृष्टि से उल्लेखनीय रचनाएं हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 68, ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 68, 67 अभी हमने कर लिया, अब 68 देखते हैं। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ किसे माना जाता है? तो दोस्तों रसिक प्रिया, रसिक प्रिया को हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और ये किसका ग्रंथ है? केशव दास का ग्रंथ है। अगर आपको और आसानी से समझना है तो इसके आगे के शब्द को आप संधि विच्छेद करके देखिए, रसिक, ठीक है, और रस रीति सेम सेम लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ रसिक प्रिया। ठीक, प्रश्न संख्या 69, ध्यान दीजिए। केशव दास कृत रसिक प्रिया का रचना काल क्या है? तो दोस्तों संवत 1648 रसिक प्रिया का रचना काल है। इसमें से 57 वर्ष आप घटा देंगे तो आपका ईस्वी सन निकल आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 70, केशव दास कृत रसिक प्रिया का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? तो दोस्तों केशव दास कृत रसिक प्रिया का मुख्य प्रतिपाद्य श्रृंगार रस विवेचन और नायिका भेद है। श्रृंगार रस विवेचन और नायिका भेद है। प्रश्न संख्या 71, ध्यान दीजिए। केशव दास कृत रसिक प्रिया में कितने प्रकाश हैं? तो दोस्तों 16 प्रकाश। ठीक है, 16 प्रकाश हैं रसिक प्रिया में। प्रश्न संख्या 72, केशव दास कृत रसिक प्रिया के 13वें प्रकाश में किसका विवेचन है? तो दोस्तों रस का विवेचन 13वें प्रकाश में है रसिक प्रिया के। ठीक है, प्रश्न संख्या 73, केशव दास कृत रसिक प्रिया के 14वें प्रकाश में किसका विवेचन है? तो दोस्तों अन्य रसों का विवेचन है रसिक प्रिया के 14वें प्रकाश में, यानी कि 13वें में तो रस का विवेचन है, बाकी अन्य जो रस हैं वो 14वें प्रकाश में मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 74, ध्यान दीजिए। केशव दास कृत रसिक प्रिया के 15वें प्रकाश में किसका विवेचन है? तो दोस्तों वृत्तियों का विवेचन है रसिक प्रिया के 15वें प्रकाश में, वृत्तियों का विवेचन। प्रश्न संख्या 75, केशव दास कृत रसिक प्रिया के 16वें प्रकाश में किसका विवेचन है? तो दोस्तों काव्य दोषों का विवेचन है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि केशव दास की रसिक प्रिया में काव्य दोषों का विवेचन कौन से प्रकाश में किया गया है? तो आप बताएंगे 16वें प्रकाश में किया गया है। ठीक है, और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि केशव दास कृत रसिक प्रिया के 16वें प्रकाश में किसका विवेचन है, तब आप बताएंगे काव्य दोषों का विवेचन है, और 15वें प्रकाश में वृत्तियों का विवेचन है। ठीक है, ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 76, केशव दास कृत कवि प्रिया का रचना काल क्या है? तो दोस्तों 1658। अभी हम रसिक प्रिया पढ़ रहे थे, अब हम उनकी दूसरी रचना कवि प्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिसका संवत 1658 यानी 1601 ईस्वी, 57 वर्ष घटा दिए गए हैं, जिसके अनुसार 1601 ईस्वी कवि प्रिया का रचना काल है। ठीक है, तो 1658 आए ऑप्शन में या 1601 आए, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक, अगला प्रश्न है 77, केशव दास कृत कवि प्रिया का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों केशव दास कृत कवि प्रिया का उद्देश्य पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना है। पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना है।
ठीक है, कितना अच्छा उद्देश्य है, कवि प्रिया। ठीक है, कवि प्रिया यानी पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना। प्रश्न संख्या 78, ध्यान दीजिए, केशवदास कृत कवि प्रिया में विशेष रूप से किस पर ध्यान दिया गया है? तो दोस्तों, कवि शिक्षा, काव्य दोष और अलंकार निरूपण। कवि शिक्षा, काव्य दोष और अलंकार निरूपण में पर विशेष ध्यान दिया गया है कवि प्रिया में। ठीक है, केशवदास की रचना है कवि प्रिया। प्रश्न संख्या 79, केशवदास कृत कवि प्रिया में कितने प्रकाश हैं? तो दोस्तों 16 प्रकाश हैं, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, रसिक प्रिया के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं कवि प्रिया के बारे में। तो कवि प्रिया में भी 16 प्रकाश हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 80, केशवदास कृत कवि प्रिया में कितने काव्य दोषों का उल्लेख है? तो कवि प्रिया में 18 काव्य दोषों का उल्लेख है। किसमें? कवि प्रिया में। ठीक है, और ये किसकी कृति है? केशवदास की। 18 दोष हैं, 18 काव्य दोष। प्रश्न संख्या 81, ध्यान दीजिए, केशवदास की कौन सी कृति छंद निरूपक ग्रंथों में प्राचीनतम कृति है? तो दोस्तों केशवदास की कृति छंदमाला छंद निरूपक ग्रंथों में प्राचीनतम कृति है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छंदमाला से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छंद निरूपक ग्रंथों में प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी कहा, सबसे पुरानी नहीं, प्राचीनतम, बहुत पुरानी। ठीक है, कौन सी कृति है? छंदमाला। किसकी है ये? केशवदास की। प्रश्न संख्या 82, केशवदास की कौन सी रचना भक्ति और ज्ञान काव्य परंपरा से संबंधित है? तो दोस्तों केशवदास की विज्ञान गीता भक्ति और ज्ञान काव्य परंपरा से संबंधित है, जैसा कि रचना के नाम में ही है, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान से आप ज्ञान याद कीजिए, गीता यानी गीता, भगवत गीता भक्ति से संबंधित है, तो विज्ञान गीता किससे संबंधित हो गई? भक्ति और ज्ञान से। ठीक है, भक्ति और ज्ञान काव्य परंपरा से संबंधित है। किसकी रचना है विज्ञान गीता? केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है 83, केशवदास कृत विज्ञान गीता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों केशवदास कृत विज्ञान गीता में प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है विज्ञान गीता में। ठीक है, प्रश्न संख्या 84, ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 84, केशवदास की कौन सी रचना वीर गाथा वर्णन की परंपरा से संबंधित है? तो दोस्तों केशवदास की वीर सिंह देवचरित जिसका रचना काल है 1607 ईस्वी। ठीक है, और दूसरी कृति है जहांगीर जस चंद्रिका। तो ये दो रचनाएं हैं जो कि वीर गाथा वर्णन की परंपरा से संबंधित हैं। और किसकी रचनाएं हैं ये दोनों? केशवदास की। कौन कौन सी? वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, राजा जहांगीर के समकालीन थे ना ये, तो इसीलिए यहाँ पे जहांगीर की जस चंद्रिका उन्हीं से संबंधित पुस्तक भी है। ठीक है, और वीर सिंह भी राजा थे। प्रश्न संख्या 85, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो दोस्तों केशवदास की संवाद योजना को। केशवदास की संवाद योजना के कारण ही इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, और संवाद योजना का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? वो रामचंद्रिका। ठीक है, जिसके कारण इनको ख्याति प्राप्त हुई। ठीक है, और संवाद योजना के लिए ही वह प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो किस कवि यानी कि संवाद योजना का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी किस कवि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है संवाद योजना में? ठीक है, तो केशवदास को। ठीक, प्रश्न संख्या 86, ध्यान से देखिए, केशवदास की कौन सी रचना प्रबंध काव्य परंपरा से संबंधित रचना है? तो दोस्तों रामचंद्रिका। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि रामचंद्रिका कैसा काव्य है? तो आप बताएंगे प्रबंध काव्य है।
ठीक है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? संवाद योजना के लिए। किसका काव्य है? केशवदास का काव्य है, ठीक है। प्रश्न संख्या 87, रामचंद्रिका महाकाव्य। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने देखा कि प्रबंध काव्य परंपरा में यह एक महाकाव्य भी है, ठीक है, महाकाव्य। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, दोनों ही कह सकते हैं। तो रामचंद्रिका महाकाव्य की रचना किस आधार पर एक ही रात में हो गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। एक ही रात में हो गई थी, यानी एक रात में पूरी रचना हो गई। देख लो कितनी बड़ी बात है उस समय की, ठीक। और आज हमें सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, फिर भी हम कुछ नहीं करते। उस समय तो कुछ होता भी नहीं था, लाइट वगैरह सारी चीजें अगर हम नोटिस करें तो, ठीक। तो एक रात में रचना हुई, ये कौन सी थी, किसके आधार पर हुई? अनुश्रुति के आधार पर। अनुश्रुति के आधार पर रामचंद्रिका महाकाव्य की रचना एक ही रात में हो गई थी, ठीक है। कौन है इसके रचनाकार? केशव दास। यही वजह है कि आप केशव दास को पढ़ते हैं, ठीक है। इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, यही वजह है। सिर्फ इनकी एक ये इस रचना की वजह से इनको आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 88, ध्यान दीजिए। केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। प्रश्न संख्या 89, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 88 वाला भी, ठीक है, ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 89, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत। अब देख लो इनकी एक रचना की वजह से इन्हें कितनी उपाधियां मिली हैं, ठीक है। तो छंदों का अजायब घर किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। अब कठिन काव्य का प्रेत, प्रेत कौन होते हैं? जानते हो ना, प्रेत भूत, ठीक है। तो कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कठिन काव्य किस लिए? मतलब सरल काव्य रचना उन्होंने नहीं की, कठिन की, ठीक है, ऐसी की जैसी किसी ने नहीं की, इसीलिए यह प्रसिद्ध भी हुए, ठीक है। प्रश्न संख्या 90, ध्यान दीजिए। केशवदास ने अलंकार को क्या माना है? तो दोस्तों अलंकार को काव्य का प्राण माना है। काव्य का प्राण किसने? केशवदास ने। किसको? अलंकार को, ठीक है। प्रश्न संख्या 91, बादशाह जहांगीर, बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा है? तो दोस्तों बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में केशवदास ने लिखा है जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस मीन्स यस, ठीक है, चंद्रिका। तो किसकी है ये? केशवदास की रचना है। और किसकी प्रशस्ति में लिखी है? बादशाह जहांगीर की, ठीक है, नाम से भी आप पहचान सकते हैं। प्रश्न संख्या 92, रतन बावनी, रतन बावनी जिसकी रचना 1607 ईस्वी में हुई, 1607 ईस्वी में, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों रतन बावनी के रचनाकार हैं केशव दास, केशव दास। प्रश्न संख्या 93, प्रश्न संख्या 93, भूषण विनु न विराजई, भूषण विनु न विराजई कविता वनिता मित, कविता वनिता मित बेहद प्रसिद्ध पंक्ति और खूबसूरत पंक्ति, ठीक है, किसकी है ये? केशव दास की। यह पंक्ति केशव दास की है, ठीक है। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए हिंदी का, ये पंक्ति अगर ना पूछी गई हो तो कमेंट में आकर मुझे बता देना, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट है ये, DSSB में भी पूछी गई है, नेट में भी पूछी गई है, KVS वगैरह में भी पूछी गई है, ठीक है। प्रश्न संख्या 94, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 94, ठीक है। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, ते ही भाषा कविता करी जड़मती केशव दास, ते ही भाषा कविता करी जड़मती केशव दास। कितनी बड़ी बात कही है। ये कह रहे हैं कि भाषा बोल नहीं जाने जिनके कुल के दास, यानी कि जिनके कुल को भाषा के बोलने का भी ज्ञान नहीं था, उस कुल के कवि ने, यानी उस कुल के व्यक्ति ने, किसने? केशव दास ने, ठीक है, उस भाषा में कविता करी है जिनको भाषा बोलने का भी ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो
उन यानी इसीलिए जड़मति केशव दास, ठीक है। तो बुद्धि, कितनी प्रखर बुद्धि रही होगी उनकी, ठीक है। तो देख लो कितनी अच्छी अच्छी पंक्ति हैं, और ये DSSB में पूछी गई है। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, ते ही भाषा कविता करी जड़मति केशव दास, ठीक है। तो ये पंक्ति केशव दास की है। दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप कोई भी पंक्ति आपके सामने आती है तो आप उसको 3 से 4 बार पढ़ें। 3 से 4 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में उसका अर्थ अपने आप आने लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसका अगला पार्ट जल्दी ही आपके सामने आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।